अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा होगा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ज़ाहिर है उनकी जो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पूरी दुनिया के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। पहले वो कनाडा में गए, वहाँ पे एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया। उसके बाद अमेरिका गए, मंसूबा ऐसा ही था लेकिन नाकाम हो गए। पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके। साथ साथ नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल इलेक्शन का दौर है और जब इलेक्शन हो रहा होता है, ख़ासतौर पर जब इलेक्शन मुहिम चल रही होती है, सो जाहिर है अब सारी सियासी जमातें और सियासी लीडरान जो हैं वो सबक बाग दिखाने में पीछे नहीं रहते। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो अपने तय कोशिश करता है, जाहिर है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जनाब आला हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और एक बात जो तसलसल से हम देख रहे हैं कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो बांट रही हैं, वो है बिजली, मुफ्त बिजली। पहले देखा आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका मंशूर आया तो उन्होंने भी वो 300 यूनिट का बताया कि जो गरीब ख़ानदान घराने हैं उनको हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। उनके पीछे पीछे अभी वैसे मंशूर का तो इंतज़ार ही है, वो इंतज़ार फरमाइए। आपको याद होगा नाज़रीन, वो माजी के अंदर जब नया जो टेलीविज़न आया था और ख़ासतौर पर सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न ही था, तो वो इंतज़ार फरमाइए का एक इश्तिहार आ जाता था। पता नहीं कब टेलीविज़न के अंदर वो ट्रांसमिशन बहाल होगी, तो हम गाँव के अंदर तो बैठे रहते थे। वो अभी भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स हैं और हसन यूब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी इंतज़ार में कि कब इनका मंशूर आएगा। लेकिन मंशूर से पहले ही जो है मरियम को मैं सुन रहा था, मरियम साहिबा जो हैं उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की, जाहिर है इस वक्त वो लीड कर रही हैं, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात कर दी कि हम भी आपको मुफ्त बिजली देंगे। अलीम खान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी इस तरह का नारा लगाया कि हम भी आपको मुफ्त बिजली देंगे। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे जनाब आला, पाकिस्तान के अंदर तो पहले बिजली इतनी महंगी हो गई है और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और स्टोरीज रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देख रहे हैं कि IMF कह रहे हैं ये भी महंगा कर दें, ये भी महंगा कर दें। ये कितना वायबल ऑप्शन होगा, इसके ऊपर अपने रिपोर्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस हवाले से क्या काम कर रही है, IMF के साथ हमारे क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी जो हमारी है नाजरीन, जो कल से गुज़िश्ता से वो ज़ाहिर है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टोरी अपने प्रोग्राम के अंदर की, वो ये है कि कौन हुकूमत बनाएगा वफाक के अंदर। अब चूंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है हमारे जो लीडरान हैं, सियासी लीडरान, ख़ासतौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मैदान अमल में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं जनाब आला हम क्या कर सकते हैं, हमारी किटी में क्या है, हम कैसे हुकूमत बनाएंगे, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, हमारे जो ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, वो ज़ाहिर है उनके लीडरान ज़्यादा पुरयकीन हैं। वो कभी कहते हैं बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, कभी कहते हैं शायद थोड़ी बहुत बैसाखियों की ज़रूरत पड़ जाए। कल हमारे सियालकोट में जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी काफ़ी जो है जो अपने यकीन का इजहार किया। लग इसी तरह रहा है कि कल रात को कोई हसन अयूब की मुलाकात हो गई है, कुछ टेलीफोनिक रब्ता हो गया है नून लीग के लीडरान से। क्या फरमा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो आपको सुनाते हैं। बैसाखियों की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब कोई एतमाद का फुकदान हो या जो बैट करने वाले लोग होते हैं उनका ख्याल हो कि हमें अपनी बैट जो है उसको हैज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई सूरत नहीं है। एक जनरली एतमाद की फिजा है और वो इस फिजा जो है वो आपको नजर आएगी इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन वाले दिन भी नजर आएगी। नाज़रीन माजी के अंदर जो है जो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का ही हिस्सा हुआ करता था, अब नारोवाल जो है अलहदा ज़िला बना दिया गया है। नारोवाल के अंदर मौजूद हैं हसन इकबाल साहब, वो भी पुरयकीन तो हैं ही, लेकिन साथ साथ वो थोड़े से डरे भी हुए। वो कह रहे हैं अपने जो वोटर सपोर्टर्स को, ये जो आज़ादों का मेला है ना, इन्होंने वोट ना पाना, थोड़ा वोट ज़ाया हो जाना है। सारे नूं पता साड़ी हुकूमत आ रही है तो तुसी वोट क्यों दूसरे नूं दोगे। आजाद उम्मीदवार नूं वोट देने का मकसद है कि तुसी अपना वोट जाए कर रहे हो। हुकूमत जदों अन्ने नूं भी नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी नूं भी नजर आ रहा है, इमरान खान नूं भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो फिर खुद सोचो कि तुहाडे फायदे
केड़ी जमात के नुमाइंदे ने। एक तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये बताइएगा कि धुंध तो वैसे भी देखा है कि हमने कम हो गई है और जो है लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, अब सबको नजर आ रहा है। और कल हमने गुजारिश की थी, अब हसन से मैं पूछूंगा कि ये ताकत के इंजेक्शन जो ये यहां से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे तो उधर तो नहीं भिजवा दिए, इसने भी उनको जनाबे अल्लाह खुदा का खौफ करें कि कम से कम टेलीविजन के ऊपर आके कैमरे के सामने तो जरा थोड़ा सा हिम्मत दिखाया करें। तो अब तो कह रहे हैं जनाबे अल्लाह अन्य ने भी नजर आ रही है। तो चौधरी साहब तुहानू लाहौर बैठ के कुछ नहीं नजर आ रहा, तुहानू क्यों कोई और चीज नजर आ रही? नहीं, ऐसा कोई मतलब ठेका थोड़ा ही लिया कि जो दूसरे अंधे हुए हैं, एक अपनी मुफाद परस्ती के उसमें जंगल में जब मतलब सैरें कर रहे हैं और वो मुल्क का बेड़ा गर्क कराने में लगे हुए हैं, तो हम भी उनके पीछे लग जाए। हमें जो नज़र आ रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हर एक से हम राब्ते में रहते हैं। अब अगर वोटर नहीं निकलता, कोई और चीज़ बन जाती है, जिस तरह मौसम की शिद्दत है इस वक्त पंजाब में और लाहौर में, आप घर से कमरे से बाहर मुंह निकालें तो इस तरह बर्फानी थपेड़े जो हैं वो आपका इस्तकबाल करते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सर्दी पड़ रही है। और वो खुश्क जो सीत जो है ना, जिन्होंने पंजाबी से कही था सीत हड्डा से बढ़ रही है। सो ये इससे कोई मसाइल पैदा हो जाए, फिर जो इंतज़ामिया और पुलिस कर रही है वो माशाल्लाह ठीक कर रही है। जिसके बारे में शुबा होता है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखता, वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उनके घर तोड़े जाएँ, उनके बच्चे उठाए जाएँ, उनके बीवियों को के साथ बदतमीज़ी कीजिए, उनके माओ और बहनों को उनसे तू महमा की जाए, कम अज़ कम मैं ये कह रहा हूँ। तो ये मामला जो हैं ये नहीं रोक रहे और कोई नोटिस नहीं ले रहा। ये काम है असल में अदालतों का कि वो इन लोगों के हाथ रोके और टोके और लोगों को हर किस्म की जुल्म ज़्यादती से महफूज करे, बट इट्स नॉट हैपनिंग। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सारी बातों को उठा रहा है, खा वो ह्यूमन राइट्स को वॉच करने वाले हों या इलेक्शन को देखने वाले हों, वो जो भी हैं, वो लेकिन वोटर जो है टच तो मत नहीं हो रहा। चलें वो देखते हैं, 8 फरवरी आने वाला है। नाज़रीन, मैं हसन पे जाने से पहले दोबारा से चाहूंगा, पंजाबी के अंदर जाहिर है खिताब कर रहे थे अपने वहाँ पे देहात के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव के अंदर मौजूद थे हमारे एहसन इकबाल साहब। दोबारा से नाज़रीन सुनिएगा। आजाद उम्मीदवार नू वोट देने का मकसद है कि तुसी अपना वोट जाए कर रहे हो। हुकूमत जदों अन्ने नू भी नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी नू भी नजर आ रहा है, इमरान खान नू भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो फिर खुद सोचो कि तुहाडे फायदे केड़ी जमात के नुमाइंदे ने। वैसे मेरी अदना सी राय में इंतहाई हम्बल सबमिशन में एहसन इकबाल साहब प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर रहे, पोस्टर बॉय हैं अपनी पार्टी के और पार्टी की जो गवर्नेंस मॉडल है उसको लीड करते हैं। विजन 2025 पे उन्होंने दिया, बजाय इसके अवाम में जाके ये बताएं कि लुक एट मी कि हमने क्या किया, लुक एट अस एज ए पार्टी, देखें हमने क्या किया, क्या खिदमत की, बजाय वो ये कहने के उनको नजर आ रहा है कि शायद वो जो कल जो वड़ाई साहब ने, सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम था आज़ादों का मेला, इनको भी डर है कोई आज़ादों से कि आज़ादा ने वोट न देना ज़ाया होएगा। नहीं, ये उनका राइट है ये बात करना। हम इसको पता नहीं क्यों कौन सा रंग देना चाह रहे हैं। हर उम्मीदवार जाता है और वो कहता है जी कि भाई ये आप हमें दे, दूसरे को कंडेम करता है और खुद को वो प्रोजेक्ट करता है। तो ये तो उनका जो है वो यानी इंतखाबी जो मैदान में होने की वजह से उनका हक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े जनाब तीखे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आप ये बात नहीं करते। आप यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के साथ खुसूसी शफकत और प्यार और मोहब्बत जो है वो बज़ाहिर आपकी जुबान से जो है ना काफी ज्यादा है, वो जाहिर हो रहा होता है। हम ज्यादा टेलीविजन पे भी उनको ज्यादा दिखाते हैं। आपसे सवाल 2 मिनट का करते हैं तो 10 सेकंड या 15 सेकंड मेरे जवाब की तो पेशेंस रख लिया करें ना। टेलीविजन पे दिखाते हैं, आप देखें ना, आप 2 मिनट का सवाल करते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूँ, फिर जब मैं जवाब देना शुरू करता हूँ तो भाई 15 सेकंड 20 सेकंड मैंने बोला होता है, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर अपनी बात कर देते हैं। आप नहीं, तो आप एक दफा और बात कर लें। जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने आपको हमेशा मेरी बात खत्म होगी तो आपके फैक्ट्स अपने हैं, मैं अपने फैक्ट्स कह रहा हूं, आवाम को डिसाइड करने दे। वैसे भी आजकल जो आवाम दौर आया है, मुझे आवाम को डिसाइड करने दे कि वो आपकी बात से मुत्तफिक है या मेरी बात से मुत्तफिक है। मेरे फैक्ट्स अगर गलत हैं तो वो मुझे जनाब कमेंट्स में कह देंगे। चल गो अहेड, प्लीज गो अहेड। तो बात ये है कि ये उनका राइट है। अभी आजाद उम्मीदवार जो हैं वो एक हल्के में 5-5 उम्मीदवार हैं।
तो मैं तो बात ये उनकी बात से एक और बात से भी मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर जो है ना ये काउंट भी ना करें। ये मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसी तरीके से जो है ना शायद कोई ऐसा ही हो जाए कि बाइकआउट का, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, मैं दोबारा बात रिपीट करता हूँ, इम्कानात मौजूद है कि वो शायद बाइकआउट का ही ऐलान कर दें। कहें जी कि भाई अभी आज देखें ना सरगोदा से भी 2-4 बंदों ने जनाब को चीमा वाले हैं कह रहे हैं जी हालात इस किस्म के हैं कि इन हालात में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। तो आने वाले दिनों में देखें ना वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये जो बड़ा खरबूजा एक है ना जो आजकल कन्फाइंड है एक जेल के अंदर, ठीक है, वो कोई खरबूजा भी रंग पकड़ता जा रहा है, उसको भी कहीं कहीं से पैगामात मिल रहे हैं। तो वो खरबूजा कहीं ऐलान ना कर दे, हालांकि उसकी जमात तो बतौर जमात तो इंतखाबात में नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करूंगा, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का जो मुस्लिम लीग नवाज का नहीं, वो जो लिखा हुआ है वो जब पढ़ लें, वो ये नहीं लिखा। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज का जो एतमाद है ना, वो एतमाद इसलिए है कि उनके मुकाबले में जो जमात है ये 20 पर खड़े हुए हैं, वो 2 पर है। अब 2 और 20 का मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर यानी पूरे जनाब डिवीजन से लोग इकट्ठे करके तो 4-5-6 हज़ार बंदा इकट्ठा करते हैं, और वो भी जो ना फ्रंट से नजर आ रहा होता है। तो ऐसे हालात में क्या मुकाबला करेंगे जी? कुछ और जी बस जी बात पक्की बात है। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। अच्छा जोई साहब, अब सवाल ये है कि ये जो सरगोदे का हवाला दिया, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर या आगे पीछे घूम रही है, पता नहीं उसी को रेफर कर रहे हैं हसन, हमारे वो तो शामिल हो रहे हैं। वो तो मतलब वो किसी खरबूजे को बताया कि वो जेल के अंदर मौजूद है, वो जो एक डिसॉल्व या बैंड पार्टी है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ और भी लोग हैं। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हम इसके हक में जा रहे हैं, हम इसके हक में जा रहे हैं। लेकिन ये मेरा जो सवाल था, हसन जाहिर है वो अपना जवाब उन्होंने एक गड़ा गड़ाया देना होता है। मैं दोबारा जो साहब आपसे पूछ लेता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने जब जाना है अपने वोटर के पास, वो वोटर को बता रहे हैं कि हुकूमत साड़ी आ रही है, तो वोट अगर आजाद नू गया तो जाया हो जाना। मुझे अब इस मार्केटिंग स्किल की समझ नहीं आ रही कि ये क्या आर्गूमेंट है कि जी मैं एक सियासतदान हूं को भैया साड़ी गल हुई है, हुकूमत साड़ी आनी है, भाई उनको बताएं कि हमारी हुकूमत क्यों आनी है, हमारी हुकूमत किस लिए आनी है, हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मंशूर अभी इनके पास है नहीं है, वो बात करें तो गुस्सा कर जाते हैं। और बाकी ऑन ग्राउंड भी आपने बिल्कुल जो है नारोवाल को अगर आपने पैरस बना दिया है तो मुकाबला जरूर करें। तो मंशूर क्या अब इनका चॉइस अब यही है कि आजाद में वोट न देना, वोट जाया हो जाना, वोट सानू देना? नहीं, वो एहसन इकबाल साहब को मैं नहीं समझता वो क्या कह रहे हैं। वो तो लोगों को डरा रहे हैं। वो कहा भाई तुझी वोट नहीं देने तो ना दो, असी तो आ ही रहे हैं हुकूमत से। उनको डरा रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हो वरना तुम्हारा बहुत नुकसान कर देंगे हम। ये वोटरों के साथ बिहेवियर है। नंबर 2, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि अगर पीटीआई जीत गई तो मुल्क खाना जंगी के अंदर का शिकार कर देगी। पता नहीं क्या हो गया है इनको। भाई सियासत करें अगर करनी है, लोगों ने आपको धत्कार दिया है, वो जिधर आपके उम्मीदवार जाते हैं लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं या इनको मुंह पर गालियां देना शुरू कर देते हैं। अभी कोई सीख लो यार, बस करो। और एक साहब जो रोज़ एक नई डफली बजा के शुरू कर देते हैं। भाई अगर आप एक पार्टी को इक़्तिदार और इख्तियार की इस जंग से बाहर रख देंगे, हाथ पाँव बांध के फेंक देंगे, तो हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट दोज रिजल्ट्स? नाज़रीन, ये जो साहब बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज वो मीडिया से बात कर रहे थे। वो कहते तो है मैं अभी पीएमएल नहीं, वो क्या बेचते हैं जी, उनको कुछ पता नहीं है। खबर तो मेरे पास है। साबिका जो है जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन ये आपका ख्याल है इख्तिलाफात उनके पैदा हुए वो जो मौजूदा इंतखाबात है इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं, उनके ख्यालात जो है आपके सामने रखते हैं। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाए। यार वो अब सीनियर हो गए मेरे ख्याल में, साबिका मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनके केसेस भी तो जान छुड़वा दें। मतलब चले वो तो सीनियर थे। हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बोला कि एहसन इकबाल टेरराइज कर रही हैं वोटर्स को। टेरराइज, अब टेरराइज समझते हैं किसे कहते हैं? डराना मतलब प्रॉपर जो है हरासा करना, बिल्कुल मतलब उसको कर देना।
अगर जे वो तुसी ये किसी कर ने रही वोट हो, दिता अगर है, वो ये कर रहे हो, कर लो मैं जो बात अपनी करना बारी है, में करने क्या देना, कह बात चौधरी साहब मुझे बात चौधरी करने साहब। दिया करें। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, यार क्या आप और तो क्या आपका कर रहे हैं? क्या ख्याल आप है कि प्रोग्राम का इलेक्शन डेकोरम कमीशन, खराब ना करें। चौधरी साहब मैं आप भी मेरे बारे में बात ना किया करें, अच्छा ठीक बात है? सुने मेरी नहीं, बात आप सुने, भी बात ना किया करें, तो आप बात चौधरी मैं जो साहब कर रहा हूं दोनों अपने वक्त पे बोले। आई नो दैट, जाहिर है इलेक्शन की तरफ नाज़रीन जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, जोश है। अच्छा। आप देख रहे हैं आजकल ना छोटी छोटी वो जो हो रही हैं, इसीलिए चले मैं तो हंस के जवाब दे रहा हूं, इसी मैं कह लड़ाई रहा की हूं वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से पंजाब के अंदर हमें सेक्शन 144 तो लगाना बात पड़ा है। सुने, वैसे एंकर मुझे हमारे- भी ये ना ऐसा होगा मुझे भी अपने शो के अंदर सेक्शन 144 लगाना पड़े। अच्छा एक मिनट, अच्छा, हमारे जो आप terrorize आप भी ना हमारे करें ना, बुजुर्ग जो आराम से। साथी हैं वो उसको टेरराइज कह रहे हैं। डरा अब रहे ये हैं। बात ये है कि अगर उन्होंने टेरराइज किया होता तो इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। अच्छा, जी बिल्कुल कर देगा। ये जब मतलब आप इलेक्शन किसी को कमीशन हरासा उनको कर करें, सकता है। वो वहीदा शाह साहिबा ने, आपको याद है, एक थप्पड़ मारा था, ठीक है, एक अब मतलब एक पब्लिक गैदरिंग में बात करना दूर की बात है, एक थप्पड़ मारा था, उसके ऊपर वो फारग हो गई थी इलेक्शन से। तो कोई भी ऐसा बात करे, इलेक्शन अभी कमीशन आजकल बहुत अभी जबरदस्त अंदाज से सांगड़ के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के, उनसे इतनी बात की थी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगा, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस कर दिया था। हाँ, फौरन अभी से पहले। अभी की बात है, इन इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जावेद बिल्कुल- हाशमी साहब की मैं देख रहा खबर चल रही थी, वो नजर से आज गुजरी मैंने आपकी देखा नजर? कि अबूजर सलमान नियाजी साहब, जावेद हाशमी साहब की खबर गुजरी नजर से कैंपेन गुजरी? कर रहे हैं रोड के ऊपर, और वो खड़े हुए हैं अपनी जो एसयूवी की छत के ऊपर और झंडा हिला रहे हैं जमात का। हालांकि उनका जो उम्मीदवार है वो तो आजाद है, लेकिन फिर भी उस जमात के साथ वाबस्तगी दिखा रहे हैं, तो उनको किसी ने नहीं रोका। उनके आसपास जो है ना 150-200 बंदा भी मौजूद था। तो उसके अलावा मैंने देखा कि सलमान अकरम रजा साहब आगे मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, उनको तो किसी ने गिरफ्तार किया नहीं, लेकिन हमने शोर जरूर डालना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उस जमात को जो जमात इलेक्शंस में नहीं है। बिल्कुल सही। जावेद हाशमी साहब की खबर आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं? जावेद हाशमी साहब की खबर मेरी नजरों से गुजरी है, वो मुस्लिम लीग नवाज में है, वैसे आपकी इत्तला के लिए। मैं वही कह रहा हाँ, हूँ, वो मुस्लिम लीग नवाज में वो है। कुछ कह रहे हैं। वो कौन सी जमात में है? नहीं वो नहीं, वो जमात कौन सी जमात का तो मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि अच्छा। मेरे साथ ज्यादती हुई है, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर खबर चल रही थी। हाँ, वो तो जावेद इलेक्शन हाशमी कमीशन साहब को ने तो बहुत लोगों के साथ जो ज्यादती भी की हुई है, उनके साथ भी इलेक्शन- ज्यादती होती रहती है, तो ये तो इलेक्शन सियासत में कमीशन जब को बंदा एक्शन उतरता है- लेगा आपको? जी? इलेक्शन कमीशन को लग रहा है आपको एक्शन वो भी इलेक्शन में है या उन्होंने ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है? इलेक्शन प्रोसेस की नहीं, बात कर वो रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर है या रिटायरमेंट ले ली है बतौर उम्मीदवार? उन्होंने आप ये इलेक्शन चेक कर रहे हैं, फॉर्म जमा जो करवाए, नहीं उसके बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वो उन्होंने अब ये किसी और के हक में, एक किसी आजाद के हक में वो दस्तखत बाहर हो गए, और उसके बाद विड्रॉ कर गए ना, और उसके So बाद he is no more a candidate। सुन तो लेना, वो तो आम अब आदमी हो गए ना किसी फिर तो। को सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं कोई जलसा करना चाह रहे थे, जी जी, तो वो कह रहे हैं कि मुझे जलसा नहीं करना पता चाहिए। नहीं उन्होंने 144 इम्पोज्ड है, उन्होंने परमिशन हाँ, दी बड़ा है, नहीं serious दी, मामला। कोई तरीका को कार होता है। यहाँ पर भी जलसा जो लोग करा रहे हैं ना, जो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो वो उसकी परमिशन ले रहे हैं। अच्छा, तो चौधरी साहब अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इतनी मुस्तैदी के साथ सारे का सारा मामला आगे चला रहा है, इफेक्टिव है, और कहीं पे छोटा सा भी मामला होता है, कहीं किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो उसकी ज्यादती का ज़ाला किया जा रहा है, तो आपको क्यों परेशानी है? क्यों आप इतने ज्यादा क्यों कह रहे हैं कि वो टेरराइज कर रहा है, वो नहीं कर रहा? टेरराइज कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा, जो भी टेरराइज कर रहा है। नहीं वो भाई लोगों को डरा रहे कि असि आ रहे जो करना जो कर लो, ना दो वोट। हाँ, हम तो आ ही रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरी ये है कि कल आपने बड़ी शद्दोमल से खावन गुमन साहब ननकाने के ऊपर मेरी बातों की नफी फरमा रहे थे, तो आपका आज फर्ज नहीं था कि बताते कि कौन सा अफसर है और क्या उसने किया? सर फोरम ओपन है, आप बताएं। और मैंने क्या आपने बताना है? वो फोटो कापी थी, उसको यहाँ लोगों को दिखाते कि ये है वो जलसा जो कायदा आपके जो ताहियात और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। What did they do in ननकाना? इंतजामिया का क्या काम है? वो जाहिर है सिक्योरिटी के मामला हैं, चौधरी साहब सिक्योरिटी के मामला देखने होते हैं वहां पे। जाहिर है फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो सिक्योरिटी के मामला देखने के लिए अगर कोई लोग वहां पे मौजूद है गवर्नमेंट के, तो वो क्या किया जा सकता है? उनको सरकारी अफसरों और टीचर्स वगैरह की वहां हाजिरी क्यों लगवाई जा रही थी? सर वो जो लगा रहा था, आपने नाम बताना था उसका। अच्छा, नाम आपने आज एक दिन गुजर गया, मेरे से नाम तो नोट कर लिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अब नाम है सियासी कोई मेरा हसन नाम का ही बंदा है, पूरा नाम बताए ना, हसन वल्द कुछ होगा। हसन वल्द खावर गुम्मन है जी। अच्छा, वो तो आपके साहबजादे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अगली स्टोरी ये है, वो अच्छा बहुत अच्छा बॉलर है हसन वल्द खावर गुम्मन। अब ये है कि बड़ा अच्छी बैटिंग भी करता है। अब सवाल ये है कि माशाल्लाह बड़ा लंबा कद है उसको, 6 फुट 3 इंच। आजादों का मेला है, और जब आजाद हैं
तो आज़ादों के पीछे सारे भाग रहे हैं। अब ज़ाहिर नदीम अफजल चंद साहब, आपको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, पीटीआई की जब हुकूमत थी काबीना का हिस्सा रहे, और वो कह रहे हैं कि जनाब आला आप देखिएगा कि अगर मौका मिला किसी जगह के ऊपर, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान को मैं जानता हूं, इमरान खान साहब को भी अगर इन दोनों पार्टियों में से एक के साथ चलना पड़ेगा तो वो बिलावल भुट्टो के साथ चलेगा, नून लीग के साथ नहीं चलेगा। अगर उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े और उनके पास चॉइसेस हो और वो एक तरफ नून लीग के साथ बैठे या पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, तो पीपल्स पार्टी उनकी अवलीन तरजीह होगी और पीपल्स पार्टी की भी तरजीह पीटीआई के लोग होंगे। नाज़रीन, जाहिर है वो आज़ादों का मेला, कल आपने वो देखा, आपको कॉलम, अब आज़ादों के ऊपर बड़ी कमेंट्री हो रही है। फैसल वाडा साहब आजकल उनके पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उनकी राय के मुताबिक इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद ये जो आज़ाद जीतेंगे और उनकी मंडी लगेगी और वो किस तरह उनकी खरीदो फरोख्त होगी, वो भी उन्होंने बयान की। पीटीआई के जो आ रहे हैं कैंडिडेट, वो तो उसी वक्त बिक जाएंगे। आप देखेंगे मंडी पे बकरा ईद पे जैसे बकरे और गाय की आप बोली लगाते हैं ना, वैसे बोली लगेगी और कैसे लोग बिकेंगे। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुराने हैं और बड़ी गहरी नज़र है उनकी सियासत के ऊपर। वो ये फरमा रहे हैं कि जितने लोग आज़ाद हैं, जिनको जो है पीटीआई, वो पता नहीं, अभी लाहौर के अंदर एक वैसे केस, उसकी हेयरिंग आज कंप्लीट हो गई है, वो वहाँ पे अकरम राजा साहब ने जो है, और वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने पिटिशन की हुई है कि हमें आज़ाद ना कहा जाए, हम पार्टी के एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास निशान नहीं है। अब देखें फैसला आता है कि नहीं आता। लेकिन सेनेटर इरफान जो सिद्दीकी साहब हैं, वो किस तरह गिनवा रहे हैं ये जो एक पार्टी है, अभी खरबूजे का नाम लिया हसन अयूब ने कि वो कोई खरबूजा है, पता नहीं कहीं पे है, वो उसकी वजह से रंग पकड़ा जा रहा है फील्ड के अंदर बाहर, और क्या हैं वो, कहाँ जाएंगे, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, इरफान सिद्दीकी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मारूफ मानों में आज़ाद लोग नहीं हैं, ये पीटीआई के लोग हैं, ये इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं और इनको टिकट दिए गए हैं, लिस्ट जारी हुई है, उनके निशानात अलग सही, लेकिन वो एक डिसिप्लिन के अंदर, वो कानूनी ना सही लेकिन वो अखलाकी डिसिप्लिन है जिसके अंदर वो बंधे हुए हैं। हम क्यों ये तवक्को नहीं रखते कि वो पीटीआई के वफादार हैं, वो इमरान खान के हैं, वो तहरीक इंसाफ के लश्करी हैं और वो डटे रहेंगे और वो इसमें इख्तलाफ का तवाना रोल प्ले करेंगे। क्या बात ये क्यों नहीं हम एक्सपेक्ट। हसन, आप किसकी राय के साथ हैं? फैसल वाडा साहब की राय के साथ हैं या सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की राय के साथ? देखिए, मोरली बात तो जो इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल है, आइडियल बात है, होना भी ऐसी चाहिए अगर मुझसे पूछे तो। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जिस तरीके से पीटीआई बेसिकली फैन क्लब है, मतलब जो उन्होंने कोई सही तरीके से सियासी जिद्दोजहद के जरिए वो इस जमात ये नहीं बनी। पहले तो इसको कुछ ऐसी ताकतवर हलकों ने बनाया, इसको उनकी नर्सरी में ये लगी हुई है, आज वो खुद अपने आप को जो है वो बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार दे रही है और उन्होंने जनाब 9 मई भी कर गुजरी है। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि मेरे ख्याल से जब उनको अपना मुफाद नज़र आएगा तो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। ये तो सिर्फ पीटीआई के साथ वाबस्तगी भी इनकी अपने मुफाद के लिए थी और कुछ जो है वो बानी चेयरमैन के जो है फैंस थे। तो अभी जीतने के बाद तो हर बंदा अपना कैरियर देखता है और बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल में जब आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने नज़रें मरकूज किए हुए हैं और उनके वालिद साहब जो कि जिनको मुफाहमत का बादशाह करार दिया जाता है और सियासी जोड़ तोड़ के वो बादशाह हैं, हमेशा से वो ये काम करते रहे हैं और इस मरतबा लेकिन उनका मुकाबला होगा जहांगीर खान तरीन के साथ। इसमें तो मुकाबला बड़ा सख्त है, यानी इलेक्शन के बाद एक और मैच हमें देखने को हम विटनेस करेंगे पोस्ट इलेक्शन। क्या मतलब कि ये आजाद उम्मीदवार चाहे वो 50 आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, नहीं मेरी बात सुने, उनमें कौन ले उड़ेगा? मेरी बात सुने, आपको पता है कि यहाँ पर स्टोरी के ना अगेंस्ट चले जाते हैं, मुझे फिर फैक्ट्स करेक्ट करना है। सुने, मैं आपको बताता हूँ क्यों आप अपनी स्टोरी के अगेंस्ट जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप हमें ये बता रहे हैं कि एक हैवी मैंडेट के साथ, एक हैवी जो अक्सरियत के साथ जो है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। सिंपल मेजॉरिटी मैंने कहा, टू-थर्ड नहीं कहा था मैंने। अच्छा चलें, सिंपल मेजॉरिटी जी, वो हैवी हुकूमत बन जाएगी, ठीक है। जब एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत आराम से मौजूद होगी तो फिर उसके बावजूद उसकी मौजूदगी में तो फिर ये आपको पता है खरीदो फरोख्त की तो जरूरत नहीं रह जाएगी। जब मेरी दुकान चली हुई है, अच्छा मेरी दुकान जब चली हुई है,
दुकान मेरी जब चल रही है तो मुझे दुकान के अंदर मेरा अपना माल मौजूद है बेचने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है खरीदो फरोख्त की? तो फिर कैसे मैच पड़ेगा? वो तो नहीं खरीदेंगे ना, जिनका नाम ले रहा हूँ वो तो मैं बता रहा हूँ IPP का और PPP का। तो फिर नहीं तो खरीदे नहीं। आप बात मेरी स्टोरी की मैं मुखालिफ किस तरह क्या बताएं? तरीन साहब ये सारे इन्होंने कोई अपनी मिल में जाकर जाना है उनको? साहब ने तो करना जी, बिल्कुल करना है। क्या उनको बेसिकली उन्होंने पहले भी कहा है कि हम गवर्नमेंट जब मुस्लिम लीग नवाज अगर बनती भी है तो हम उनके कोलेशन में आएंगे। MQM आज कह रही है कि हम उसके कोलेशन में आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, बात में मुकम्मल कर लूं, ऐसी सूरत हाल के अंदर अपना ज्यादा शेयर लेने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, हाईलाइट नहीं अपनी ज्यादा पावर लेने के लिए जो जाएंगे पावर लेने के लिए। नौरीन फारूक के पास पावर नहीं है, जहांगीर तरीन साहब उनको लेना पसंद करेंगे और जरदारी साहब भी। ब्रेक के बाद जाहिर है आपको पता है, जो अभी एक स्टोरी का हमने जिक्र किया था कि एक रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से। मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, जो हसन बिल्कुल सही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो एस्टैब्लिशमेंट की जो पैदाशुदा जमातें होती हैं ना, तो जब मुश्किल वक्त आता है, आपको याद होगा नाज़रीन 2002 के अंदर नून लीग हैवी जो मैंडेट के साथ मौजूद थी 1997, 1999 2/3 मेजोरिटी, मियां साहब चले गए, बुरा वक्त आया तो फिर एक नई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हो गई थी। तो ये ज़ाहिर होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है दोबारा एक ऐसी ही जो हम एक नई एपिसोड हमारे देखने को मिल जाए। ब्रेक की तरफ जाता है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छी खबर यह है कि आपने हाल ही के अंदर देखा कि रॉ के एक नेटवर्क ने कनाडा के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया किया, वहां पे एक सिख रहनुमा को कत्ल किया। इस तरह की प्लानिंग उन्होंने वहां पे की जो है अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने उसको काउंटर कर लिया। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाकयात, 2 वाकयात सामने आए हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जो है जो इंडियन रॉ है वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के पीछे लगी हुई है, और ये अब हर गुजरते साल के साथ ये एक्टिविटीज जो बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर पर जब से जो करंट रजीम है इस वक्त हम देख रहे हैं कि RSS स्पॉन्सर्ड वहां पे इंडिया के अंदर बैठी हुई है, वो ये सारा कुछ करवा रही है। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजिया नगार है, उनसे जानेंगे सर ये वाकयात तो हमारे सामने आ गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ जो सारे का सारा मामला देख लिया, पकड़ भी लिए लोग। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब इसको हमने काउंटर करना है, इस सारे मामले को हम किस सतह पे उठा सकते हैं, और ऑन ग्राउंड मजीद हमें किन इकदामात की जरूरत है? जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो पहले था, पाकिस्तान ने हमेशा आई थिंक बड़े प्रूफ्स रखे। कुलभूषण का केस था, गुजार माम शंबे का वगैरह वगैरह, और दुनिया शायद इतना तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब से भारत ने करना शुरू किया ओवरसीज, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में और यूके में भी हुआ, एक थे अवतार सिंह खंडा, उनको मारा गया, और यूसी शुनक चूंकि वहां पे वज़ीर आज़म में तो वो चुप कर गए, बट अदरवाइज कनाडा और यूएस में बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स आए। तो आई थिंक इस एनवायरनमेंट में अगर पाकिस्तान भी एविडेंस, एक नया एविडेंस लेके आता है, तो इसमें आई थिंक बड़ा वेट है, बिकॉज नाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक तो प्राइम्ड है, दे आर रेडी टू लिसन टू पाकिस्तान, बिकॉज एक पैटर्न नजर आ रहा है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि जब से मोदी आया तो इसमें एग्रेसिव पॉलिसी जो है उसमें आगे बढ़ी। इसमें थोड़ा सा टाइम दे कि 3 वजारतें इनकी इन्वॉल्व हैं। अगर कनाडा में इनकी इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है। इस तरीके से कतर में हुआ जो इनके सैबोटाज कर रहे थे 8 नेवल ऑफिसर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है, और पीछे दोवल है जिसको जेम्स बॉन्ड कहते हैं भारत वाले। तो इसका मतलब है मोदी फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सेंडिंग डेथ स्क्वाड। तो क्या रॉ जो है रिसर्च एनालिसिस विंग एक डेथ स्क्वाड बन चुका है। यहाँ से जरूरत है कि अभी पाकिस्तान एक तो तीनों लेवल पे, चाहे इंफॉर्मेशनल डोमेन है जिसमें इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे, दूसरा आता है डिप्लोमेटिकली आप विद इन द रीजन, क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट है साउथ एशिया में वो भारत के खिलाफ है। बांग्लादेश में आउट इंडिया कैंपेन चल रही है, मालदीव ने ऑलरेडी इनको निकाल दिया है। लेकिन रीजन में मिडिल ईस्ट को भी बताना चाहिए, हमारे दोस्त हैं, अगर वहां पे बेसिंग है रिसर्च एनालिसिस विंग की, और कतर भी यही शोर कर रहा है, उन्होंने सजाए मौत दी और बाद में आई थिंक उसको टोन डाउन किया गया। इसका मतलब ये तो भारत जो स्टेट लेवल पे इन्वॉल्व है, तो आई थिंक द ग्राउंड इज रेडी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल केस लेके जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब आप सवाल कर लें। नहीं तो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में तो उन्होंने कई टारगेट किलिंग की है, कई सिख रहनुमा, कई दूसरे हमारे पाकिस्तान की तंजीमों के लोगों को उन्होंने यहाँ मर्सीलेसली मार के तो चले गए हैं। तो ये 2 वाक़या तो आप अभी देखा है कि सामने लेके आए हैं, और अमेरिका में इन्होंने जो कुछ किया है, कनाडा में किया है, अब यूरोप में भी थ्रेट दे रहे हैं। तो इंडिया को कोई नहीं है कि नकेल डाले, और उनके साइज और स्ट्रेंथ की वजह से सारे यानी तगड़े का 7वीं 100
नोबडी बॉदर्ड इन दिस वर्ल्ड का इंडिया जिस तरह एट्रॉसिटीज कर रहा है उसको नकेल डाली जाए। आई थिंक अगर ये 4 साल पहले बात होती तो आई थिंक आपकी बात में कोई वजन है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्लाउड था, स्पेशली जब से इसको जो इंडो पैसिफिक में एक ठेका दिया गया अगेंस्ट चाइना, लेकिन हुआ ये कि चाइना के अगेंस्ट ये कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं दिखा सके। और अभी जो क्वाड की अपनी रीडिंग है कि इंडिया सबसे वीक लिंक है जो अलायंस बना रहे थे। इसी तरीके से जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना था वो भी आई थिंक फलस्तीनी लड़ाई के बाद तकरीबन खत्म हो गया। अब जब आई थिंक गोरों के अपने गले पे आई है, जिस तरह आपने मेंशन किया, कनाडा है, यूएस है और यूके में भी हुआ है अवतार सिंह खन्ना का जो मर्डर था, तो अभी एक एनवायरनमेंट आई थिंक डिफरेंट है। दूसरा जो भारत विद इन भारत के अंदर आरएसएस जो कर रही है वो चीजें अभी आहिस्ते आहिस्ते सामने आई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी इनॉग्रेशन हुई है राम मंदिर, उसके बाद मुसलमानों के साथ डेली बेसिस पे हो रहा है। तो ये चीजें अभी आई थिंक इस दौर में छुपी नहीं रह सकती। और जो भारत का एक आई थिंक स्टांस था रशिया यूक्रेन वॉर पे, उसमें भी वेस्ट के अंदर इसकी आई वुड से काफी वीकन हुई है, कमजोर हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो हिंदुस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, इसके बायस हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। जैसे अभी आपने बिल्कुल राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि कनाडा में, अमेरिका में, यूके के अंदर, कतर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तो ये मुसलसल जो भारत है वो अपने आप को दुनिया में मतलब तनी क्या समझ रहे हैं, और वो दीगर ममालिक की जो है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दीगर ममालिक के अंदर जाकर जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है। तो अभी ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके नाम अशोक कुमार और पता नहीं क्या नाम है, योगेश कुमार, शायद इनके ये 2 नाम है, तो इनसे मुतल्लिक तो जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या हिंदुस्तान दुनिया में जो पाकिस्तान अभी शवाहिद पेश करेगा तो उसका कोई जवाब भी दे पाएगा? इसमें चूंकि ऑनर्स अभी हमारे पे है, बिकॉज अग्रेसिवली आपने खुद परसू करना है तीनों डोमेन में, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, लीगल है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। अभी आप देखिए साउथ अफ्रीका लेके गया केस इसराइल का, डिस्पाइट पूरी रेजिस्टेंस है वेस्ट की तरफ, लेकिन वो अपना लेके गए केस और उन्होंने आई थिंक बड़ा जबरदस्त तरीके से लड़ा है और पूरी दुनिया ने इस चीज को माना है। बाकी मिडिल ईस्ट में हमारे अपने दोस्त बैठे हुए, अगर ये बेसिंग है जिस तरह बात हो रही है तो वहां पे बायलैटरली आप करें, रीजनली ओआईसी है और सार्क अपना प्लेटफॉर्म, देन कम यूनाइटेड नेशन, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो काफी सारे फोरम्स हैं, सबूत लेके जाएं। और ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं सुनी जाएगी, स्पेशली इस एनवायरमेंट में जब भारत जो काफी कॉर्नर हुआ है और स्पेशली वेस्ट इससे नाराज है कि ना वो चाइना के अगेंस्ट डिलीवर कर सका, ना रशिया पे उसने बात मानी, और फिर डेथ स्क्वाड भेज के आप असैसिनेट कराते विद इन इंडिया पे ये हो रहा था। लाइक गौरी लंकेश है या प्रोफेसर ढबुलकर है, इन्होंने मार दिए मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, लेकिन शायद उस वक्त एनवायरमेंट ऐसी नहीं थी। इस वक्त आई थिंक एनवायरमेंट ऐसी है कि ये केस बड़ा स्ट्रांगली आगे ले जाया जा सकता है। ये बड़ा आई थिंक पाकिस्तान को दिलजमी के साथ कंसिस्टेंटली इसको परसू करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन बिल्कुल सैयद साहब ये बता रहे हैं, जाहिर है अभी एक नई हुकूमत 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आएगी, उसका मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि जिस अंदाज से अब देख रहे हैं कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म हो रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब जाहिर है वो चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की, उनका साइज है, उनकी इकोनॉमी है, वो समझते हमें कोई नहीं पूछ सकता। पहले तो वो जाहिर है गरीबों के ऊपर, गरीब ममालिक के ऊपर चढ़े हुए थे, तो अब उन्होंने ये हरकत की है तो जाहिर है एक ना एक दिन हिसाब तो देना पड़ेगा। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ये जो बिजली तकसीम करने की, मुफ्त यूनिट्स तकसीम करने के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें नारे लगा रही हैं अपने जलसों के अंदर, क्या ऐसा मुमकिन है या फिर ये वो हमेशा से जो एक खाली खुली वादे किए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान वही होंगे? स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त हमें ये बताया गया कि हमने रियासत बचाई, अपनी सियासत गंवा दी, उसके ऊपर आपने देखा काफ़ी बहस हो रही है। लेकिन उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई तो निगरान हुकूमत वाले जब हमारे सामने आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जनाब आला खजाना बिल्कुल खाली है और अगर हमारा जो है एग्रीमेंट नहीं होता इनके साथ, IMF के साथ, या IMF के हम की जो कंडीशंस हैं, शराइत है, वो नहीं मानते तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आपने देखा जिस अंदाज से बिजली महंगी हुई, जिस अंदाज से गैस महंगी हुई। अभी कल ही मैं खबर एक देख रहा था, आपके सामने भी रख देते हैं। खबर ये है, एक्सेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है कि IMF की शराइत पर हुकूमत की जानिब से गैस कीमतों में एक बार फिर जो है 41% तक इजाफा किया जाने का इम्कान है, जिससे महंगाई की एक नई लहर पैदा होगी।
गैस की कीमतों में 3 माह के दौरान ये दूसरा बड़ा इजाफा होने जा रहा है। IMF के मुताबिक माली साल 2023 के आखिर तक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2.1 हजार जो ट्रिलियन बताया जा रहा है वो हो जाएगा 2.1 ट्रिलियन 2000 अरब जो है के करीब पहुंच जाएगा, जिसको कम करने के लिए गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करना जरूरी हो चुका है। हुकूमत इस बारे में फरवरी के वस्त IMF को आगाह करेगी। हुकूमत की जानब से गैस की कीमतों में मुख्तलिफ कैटेगरी के सार्फिन के लिए मुख्तलिफ इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये नाज़रीन सारे का सारा है मामला। अब सवाल मेरा शेर निज़ामी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, ये बताइएगा कि अब जलसों के अंदर आजकल बताया जा रहा है कि जनाब अल्लाह हम आपको बिजली मुफ्त दे देंगे, गैस मुफ्त दे देंगे, और बिजली का खास तौर पर 300 यूनिट का बताया जा रहा है। सारी सियासी जमातें हैं, मैंने देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो IPP वाले कर रहे हैं, जो भी इस वक्त कैंपेन कर रही हैं जिनको इजाज़त है, तो ये कितना वाइबल ऑप्शन है? IMF के साथ हमारी जो एग्रीमेंट क्या है? अगर फर्ज कर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, ज़ाहिर आना है उसने, और वो ये काम करना चाहती है, क्या वो कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो हमारी मुलाकात IMF वालों से हुई थी तो उन्होंने क्रॉस सब्सिडी ही मना कर दी है, जो कि शहबाज शरीफ साहब और जो मुसद्दिक मलिक साहब थे वो लेकर के आए थे कि पेट्रोल को 150 रुपये लीटर कर दिया जाए बाइकर्स के लिए, और गाड़ियों के लिए जो उसको 350 और 400 रुपये कर दिया जाए, तो वो क्रॉस सब्सिडी की परमिशन नहीं दे रहे थे। इस वक्त भी जो अब डॉक्यूमेंट आया है इसमें भी क्रॉस सब्सिडी ही इन्होंने मना की है, यानी कि 300 यूनिट वालों के लिए अगर आप बिजली सस्ती करते हो तो महंगी किसके के लिए करेंगे? सनत के लिए करेंगे, कारखाने के लिए करेंगे, तो वो फिर और इन्फ्लेशन ही इम्पैक्ट डालेगा साथ साथ। तो ये क्रॉस सब्सिडी जो है ये बहुत मुश्किल है। 200 यूनिट के है, इसके लिए ही इतने नुकसानात और इतनी रकम बनती है, वो तकरीबन 2000 अरब रुपये हमें जो है 1000 अरब रुपये तो सब्सिडी हमें देनी है। अगर इसको जैसे ही आप 300 यूनिट पर ले जाएंगे 2000 अरब रुपये की सब्सिडी आएगी कहाँ से? उसके लिए फिस्कल स्पेस आएगी कहाँ से? क्योंकि हुकूमत जो भी इकदाम करती है उसके ऊपर स्टे हो जाता है। अभी जो बैंकों का विंडफॉल प्रॉफिट था उसके ऊपर इन्होंने 99D के तहत एक 40 अरब रुपये का टैक्स लगाया था, उस पर स्टे हो गया। अगर वो ना होता तो शायद आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिलता, वो बैंकों का से हुकूमत ने टैक्स देना था और आवाम को रिलीफ देना था, कौमी ख़जाने में आना था। उसकी वजह से जब वो नहीं होगा तो फिर आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी, और ये जो मिड ऑफ फरवरी का एक्शन होगा वो इम्प्लीमेंट उसकी रकम जनवरी से होनी है, क्योंकि वो हमारा जो है हाफ ईयरली एग्रीमेंट होता है कि जो बेचारी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए तो पहले ये गड़े खोदे हुए। जो सब सवाल कर लें नहीं तो अभी इकॉनमी की क्या स्टेट है, और ये बिजली यानी आप जितनी कहते हैं 48,000 यूनिट 48,000 मेगावाट पैदा हो रही है, तो आजकल तो सारा दिन लोड शेडिंग भी हो रही है और बिल 3 गुना होते जा रहे हैं। इसका कौन वाली वारिस है? जी वाली वारिस मसला यही है कि चूँकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब आपको हर हाल में 2000 से 2200 अरब रुपये हर हाल में जो है वो पावर सब्सिडी के अंदर देने। अब या आप इसमें मुल्क में IPPs को पाल लें या फिर इस मुल्क को पाल लें, ये हर बंदा यही कह रहा है, क्योंकि इनके लॉसेस इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो वाइबल ही नहीं रह रहे, और इसकी वजह से जो है वो हर चीज़ महंगी हो रही है। अभी खुद IMF का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि जो मई से अक्टूबर तक कुछ महंगाई में कमी हुई थी, वो नवंबर के बाद जैसी गैस टैरिफ आया तो वो उसमें इंक्रीज़ हो गया, वो दोबारा जो है 29% तक पहुंच रही है। जब आप वो उसको महंगा करेंगे तो फिर जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है वो फिर 22% से नीचे नहीं आएगी। जब वो नीचे नहीं आएगी तो फिर लोगों को महंगे कर्जे मिलेंगे, बिजनेस भी नहीं हो सकेगा फिर तो। अच्छा शुएब ये बताइएगा, जैसे आपने बताया और ये बात मतलब बड़ी रियलिस्टिक बात कर रही हैं कि जो ये 300 जो है वो यूनिट तक बिजली मुफ्त देना और ये बातें करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि नहीं है और काबिल अमल ये ऐलानात नहीं है। तो मैंने पूछना ये था कि जो 50 लाख घरों का जो उन्होंने वादा किया था मंशूर में PTI ने, और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से, तो नौकरियां उन्होंने 1 करोड़ ही दी है, उससे कुछ तजावज़ कर गए थे जाते इन पौने 4 सालों में अपने, और घर भी 50 लाख बना गए थे। जी मुल्क में जो है मुसलसल जो हम ये देख रहे हैं कि जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें इजाफा हुआ था, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पॉवर्टी के फिगर्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ का इजाफा हुआ। तकरीबन मुल्क की आधी आबादी जो है तकरीबन जो है वो 9.5 करोड़ जो है वो इस वक्त जो है खतरे गुर्बत से नीचे। जो मुल्क में इन्फ्लेशन, जो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो 8.5% था, जो कि कम होकर अब 8% हो जाएगा, लेकिन ये तवक्कात की जा रही है। लेकिन बात ये अब थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान में सनत खुली है, कुछ तिजारत खुली है, कारोबार खुला है, इस वजह से किसी मतलब नहीं अमल नहीं कर सकते। असल में जो सवाल करना चाह रहे हैं ना हसन, वो यही करना चाह रहे हैं कि जो डार साहब हैं उनके पास अब गिदड़ सिंह की क्या होगी, मैं देख लूंगा, मैं IMF को जो आंखें दिखाऊंगा, IMF को मैं पिछले 25 साल से डील करता रहा हूं। तो ये जो एक गिदड़ सिंह है हमारे हुक्मरानों के पास, जो भी हुकूमत आती है अक्रॉस द बोर्ड,
वो क्या पहले कहते हैं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर IMF अभी भी जो कर लेंगे खबरें आ जी। रही हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा और काफी अरसे तक IMF के साथ हमें रुकना पड़ेगा। जी कल जो फिच की रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका दो वाहिद मुल्क हैं जो अगर IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे तो दोबारा लिए जो इनके मुश्किलात का सामना हो सकती हैं। तो अगर पाकिस्तान को अपना मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखना है या बेहतर करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। और नई हुकूमत जैसे ही पाकिस्तान में मुंतखब होगी 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है IMF की टॉक्स शुरू हो जाएंगी और फिर वही तमाम की तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही हैं उन्हीं को फिर लेके करना। अच्छा, एक मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और ख़ास तौर पर जो बिजली का सेक्टर है, डिस्कोज हैं और बाकी वो जो अलग कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की भी मोनोपोली की बात हो रही है कि उसको भी ख़त्म कर देंगे, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं हमारे सियासतदान? असल में वो ये चाह रहे हैं कि जो उसका हुकूमती कंट्रोल है ना उसको किसी हद तक जो है ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसमें मनमानियाँ होती हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो सब के सब मनमानी। चले नाजरीन, शामी के साथ हम बात करते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर भी। जाहिर है ये जो